Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज है हमारे 11th साइकोलॉजी का थर्ड क्लास। इसके पहले हमने व्हाट इज साइकोलॉजी वो देखा था, फिर मतलब साइकोलॉजी क्या है देखा था, फिर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, और फिर बाद में हमने देखा था कुछ पॉपुलर नोशंस है साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या है, कुछ मिथ्स, कुछ रियलिटीज़ हमने देखा था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था ये वाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। अब हर कोई चीज़ जो है वो इवॉल्व होता है, टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। नई नई चीज़ें वो अपने में अडॉप्ट करता है, ऐड करता है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके। तो उसी तरीके से ये जो साइकोलॉजी हमारा फील्ड है, हमारा सब्जेक्ट है, वो भी इवॉल्व हुआ है। और कैसे हुआ है, वो मेजर क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी हम देखेंगे, जिनको कि हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम पे जानते हैं। वो अलग अलग तरीके के एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट नया नया आया है, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, तो हम देखेंगे। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है इन सारे नोट्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल है मेरा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब वहाँ आप ज्वाइन करो, फिर वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हो, तो ये जो नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप चाहो तो मेरे साथ साथ आप एनसीईआरटी में अपने मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, वो आपके लिए सही भी रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। तो एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला कहा है कि साइकोलॉजी एज ए मॉडर्न डिसिप्लिन हैज़ ए शॉर्ट हिस्ट्री। ये जो मॉडर्न डिसिप्लिन की तरह साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ है, उसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। It grew out of ancient philosophy concerned with questions of psychological significance। ये फिलॉसफी से जाकर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आया है। यानी पहले क्या था, हम साइकोलॉजी को अलग से नहीं देखते थे, हम साइकोलॉजी के फिलॉसफी में ही वो आता था, काउंट होता था, और फिलॉसफी का ही एक पार्ट था। बट वो अपने आप में इवॉल्व होते होते अपना साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिखाया, और आज खुद से एक मॉडर्न डिसिप्लिन है, एक अपना अलग फील्ड बनाया, अपना अलग पहचान बनाया। यहाँ पे नोट देखो आप, द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज ट्रेस्ड बैक इन 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt। तो विल्हम उन करके जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करा था 1879 में। ओके। और वहाँ पे मतलब अगर पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी वहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, जर्मनी में 1879 में, और किसके द्वारा, विल्हम ओंड के द्वारा एस्टेब्लिश हो गया था। और फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस आया, कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी किया, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मेजर जो स्कूल्स है, यानी जो इवोल्यूशन जो है उसमें जो पार्ट है उसमें सबसे पहला हमारा है स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म में जहाँ पे हम जो कॉन्शियसनेस है हमारी ब्रेन की या फिर हमारे माइंड की, उसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। सो उन जो विल्हम उंड है was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents of or the building blocks of the mind। तो जो विल्हम उंड थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि हम जो कॉन्शियसली जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको एनालाइज करने में, एंड द कंस्टिट्यूएंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। और हमारा ब्रेन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है, और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको ढूंढने में या फिर इसको जानने में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो जब उनके टाइम था तब साइकोलॉजिस्ट क्या करते थे, साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग ओन्स टाइम एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड देयरफॉर वेर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट। तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर को एनालाइज करते थे हमारे माइंड के, किसके थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, तो इसीलिए हम उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। ओके। अभी इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू तो ये स्टडी करते थे, एनालिस करते थे। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है, so introspection was a procedure in which individuals or subject in psychological experiments were asked
डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का क्या प्रोसेस है, अभी देखो ना, इंटरोगेट करते हैं ना पुलिस चोर को, या फिर जो क्रिमिनोलॉजी में ये आता है, तो यही है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में हम इंडिविजुअल को, या फिर साइकोलॉजी में जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हम अक्सर सब्जेक्ट करके एड्रेस करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को बोलते हैं कि आपके जो भी मेंटल प्रोसेस है या फिर जो भी एक्सपीरियंस आप उसको डिटेल में बताओ, और उससे हम समझते थे, एनालाइज करते थे, एंड देन यही होता था स्ट्रक्चरलिस्ट का काम। तो हाउएवर इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड डिड नॉट सेटिस्फाई मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट। लेकिन ये इस इंट्रोस्पेक्शन से कुछ लोग थे, कुछ और साइकोलॉजिस्ट थे जो खुश नहीं थे। इट वॉज कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड बाई आउटसाइड ऑब्जर्वर। क्योंकि ये लेस साइंटिफिक बताया गया है, क्योंकि अब देखो जो हो रहा है वो तो दूसरे लोग नहीं वेरीफाई कर सकते उसको, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल है। एक्सपीरियंसेस इंटरनल होता है और वो अपना अपना होता है, किसी का एक्सपीरियंस कोई दूसरा वेरीफाई नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको थोड़ा लेस साइंटिफिक बताया गया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। आप नाम से समझो, देखो फंक्शनलिज्म का मतलब होता है फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो अब नाम से समझ सकते हो, जैसे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, तो स्ट्रक्चरलिज्म से सीधा आता है स्ट्रक्चर, अब फंक्शनलिज्म से सीधा आता है फंक्शंस। तो ऐसे ही आप नाम से भी इनको याद रख सकते हो। अब फंक्शनलिज्म में कौन साइकोलॉजिस्ट आया है, उनका नाम है विलियम जेम्स, और इन्होंने ही फंक्शनलिस्ट अप्रोच को स्टडी करा। फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है, तो विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद देयर एनवायरनमेंट। तो विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर को छोड़ो, स्ट्रक्चर पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप इस पर फोकस करो कि ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, और इस माइंड से हमारा बिहेवियर कैसे फंक्शन होता है, और इससे मतलब लोगों के बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है उनके एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल, हाउ बिहेवियर एनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड। तो जब लोगों को किसी चीज़ का नीड होता है तब वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं और उससे कैसा बिहेवियर वो करते हैं ताकि उनकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाए। ओके, सो a very influential educational thinker of that time, John Dewey, used functionalism to argue that human beings seek to function effectively by adapting to their environment. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो फंक्शन करना चाहते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिवली, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से अडोप्ट करना चाहते हैं, और अपने एनवायरनमेंट से अडोप्ट करने के लिए ही वो लोग इफ़ेक्टिवली फंक्शन करना चाहते हैं। ओके, फिर अभी क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या था स्ट्रक्चरलिज्म में, अरे जूम क्यों हो रहा हो, तुमको जूम होने के लिए थोड़ी कहाँ है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, फिर फंक्शनलिज्म में हम फंक्शंस देख रहे थे, लेकिन अब नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कहेंगे गेस्टल्ट साइकोलॉजी। अब गेस्टल्ट साइकोलॉजी क्या कहा है, तो गेस्टल्ट साइकोलॉजी क्या कहा है कि होल परसेप्शन रेदर देन पार्ट्स। तो आप ना तो स्ट्रक्चर देखो अलग से, ना ही आप फंक्शन देखो, आप देखो तो होल परसेप्शन को देखो, टोटल देखो, सब कुछ मिला के आप देखो। तो ये गेस्टल्ट साइकोलॉजी कहाँ पे इमर्ज हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इट फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस instead of looking at the components of the mind. The Gestalt psychologist argued that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception. तो अब गेस्टल्ट साइकोलॉजी में कहा है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हम दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगे तो ये परसेप्चुअल एक्सपीरियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मानो एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, अब फिर जाके मैंने ये चीज़ करा एक्सपीरियंस, फिर जाके ये चीज़ करा, वो सारा चीज़ एक साथ में जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तभी हमारा कुछ फाइनल रिजल्ट उसमें से निकलता है। तो साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर, मतलब हमने पहले से क्या परसीव किया हुआ है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्शन। मतलब अगर आप अभी के थोड़े बहुत परसेप्शन को देखो और उसका सम निकालो
तो इससे ज़्यादा होता है हमने पहले क्या परसेप्चुअल एक्सपीरियंस हमारा रहा है। मतलब सीधी बात है कि पास्ट में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे परसीव करते हैं वर्ल्ड को, इंस्टेड ऑफ हम प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं। ओके, दैट इज इट, वेरी सिंपल है। सो दस our perceptual experience is more than the elements, experience is holistic, it is gestalt। तो perceptual experience जो है वो more than elements है। तो elements मतलब एक एक elements अगर हम देखें ये है, 4 5 6 7 elements अलग अलग है, तो उससे ज़्यादा हमने सब टोटल मिला के पहले क्या परसीव किया था, हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस क्या है वो ज़्यादा रहता है, और उसके हिसाब से हमारा जो है मतलब एंड रिजल्ट एक निकलता है, हमारा एक कंक्लूशन निकलता है। ओके, फिर नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। ये भी नाम से पता लग रहा है कि बिहेवियर से रिलेटेड कुछ है, मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। नाम से आप बस याद रखो, आराम से याद हो जाएगा। सो अराउंड 1910 जॉन वाटसन इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लाइक इवन पब्लोव। तो इवन पब्लोव करके एक साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट थे, इनसे इन्फ्लुएंस थे जॉन वाटसन, और इन्होंने ये माइंड का आइडिया जो था, कॉन्शियसनेस का जो आइडिया था, इन सब को रिजेक्ट कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि माइंड भी कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस भी कुछ नहीं है। मतलब हमने माइंड का फंक्शन देखा, फिर कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर देखा, ये सब कुछ नहीं है, इन सबको वो रिजेक्ट कर दिया। मतलब कुछ नहीं है, मतलब इनका कोई मायने नहीं है। उनका कहा है कि आप बस लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और वहीं से जो एंड रिजल्ट आपको मिलता है दैट इज फाइनल। फॉर वाटसन माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। ये हमने पहले भी देखा था। और माइंड जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये हम जब माइंड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग माइंड और बिहेवियर जब हमारा टॉपिक था, तभी हमने देखा था कि माइंड बहुत टाइम से एक टैबू था, क्योंकि माइंड कोई ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप माइंड के हिसाब से देख रहे हो, ये तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, और आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो जो कि सब्जेक्टिव है, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं बैठता। इनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। इनका कहना है कि साइकोलॉजी उसी पर फोकस करेगा जो कि देखा जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है, समथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल एंड विच इज वेरीफाइबल। ओके, सो ही डिफाइंड एज ए फॉर वाटसन। तो वाटसन ने क्या कहा कि माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज ए सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई अनदर ऑब्जर्वर। अरे वही सेम चीज़ दोबारा लिखा है, कोई मतलब नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। अच्छा, एक ही चीज़ 2 बार लिखती होगी मैंने, वही, सॉरी फॉर दैट इज माई बैड, लाइक वही 2 बार वो लिख दोगे। So he defined psychology as a study of behavior or response to stimuli which can be measured and studied objectively। तो इन्होंने साइकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया कि ये एक बिहेवियर की स्टडी है या फिर रिस्पॉन्स की स्टडी है, जो कि हम स्टिमुलाई के ऑपोजिट में रिस्पॉन्स करते हैं जब भी, और जो कि मेजर किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिवली स्टडी भी किया जा सकता है। मतलब सीधी बात है कि माइंड को आप देख नहीं सकते हो, और फंक्शन जो है, जो भी आप एक इंट्रोस्पेक्शन करते हो, एक्सपीरियंस बताते हो, वो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। तो जो दिखता है वही बिकता है, सीधी बात है। ओके, इनका यही कहना था। अभी फ्यूचर में और भी बिहेवियरिज्म पे स्टडी हुआ, जहाँ पे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया। सो मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम, मतलब उनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट थे, एक थे स्किनर, हु अप्लाइड बिहेवियरिज्म टू ए वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन एंड पॉपुलराइज्ड द अप्रोच। तो स्किनर ने बहुत ही काम किया इसके ऊपर, और फिर जाके अभी बिहेवियरिज्म जितना पॉपुलर है उसी रेंज में उन्हीं के वजह से ये आया है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ना, अभी बाकी सारी जो थ्योरीज है वो सारा कुछ को डिनाई करके अब एक और नया अप्रोच आया है जिसका नाम है साइको एनालिसिस, और इसका मेन मोटिव है अनकॉन्शियस मोटिव। मतलब इतना तक हम बात कर रहे थे कि माइंड है, कॉन्शियसनेस है, बिहेवियर है, इंट्रोस्पेक्शन है, तो ये सारा चीज़ को छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने बोला है कि हमारे अनकॉन्शियस में जो भी डिज़ायर होता है उसी के हिसाब से हमारा मतलब
बाहर का भी अप्रोच रहता है। मतलब वो नहीं कहते कि शाहरुख खान का क्या था कि अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसको आपसे मिलाने लगती है। तो इनका कहना यही है कि हमारे अनकॉन्शियस में जो हमारा मोटिव रहता है उसी के बेसिस पे हमारा एक्शन होता है। अगर मेरा मन है कि मुझे इस लेक्चर को ये लेक्चर टोटल 20 मिनट का है, इसको 5 मिनट में ख़त्म करना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा 2.2x पे देखना चाहूँगा, या फिर इसको स्पीड कर करके देखना चाहूँगा। या फिर अगर मेरा मोटिव है कि मुझे इस साल 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो क्या करोगे आप बहुत अच्छे से नोट्स को पढ़ोगे, जो जो चीज़ें बताई जाएगी वो फॉलो करोगे, अपनी एनसीईआरटी फॉलो करोगे, आप रिव्यू क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे। मतलब आपके आपके अनकॉन्शियस में अगर मोटिव है कि मुझे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो उसके हिसाब से आपके एक्शंस होगा कि 70 से लेकर अलाइन होती है जो भी चीज़ें, आप उनको करने लगोगे। दैट इज़ इट। सो सिगमंड फ्रॉइड है जिन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया है। फ्रॉइड बाबा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है साइकोलॉजी में। सो फ्रॉइड ने क्या किया, व्यूड फ्रॉइड व्यूड फ्रॉइड व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड कन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो बिहेवियर है या फिर हमारा जो एक्शन है वो एक मैनिफेस्टेशन है किस चीज़ का, अनकॉन्शियस डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट्स का। हमारे मन में जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर है उसका एक मैनिफेस्टेशन है। He founded psychoanalysis as a system to understand and cure psychological disorder. तो इन्होंने एक्चुअल में साइकोएनालिसिस को इसलिए डेवलप करा था ताकि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझ सके और उनको क्योर कर सके। He viewed human being as a motivated by unconscious desire for gratification of pleasure seeking desires. तो इन्होंने कहा है कि हम ह्यूमन बींग्स मोटिवेटेड होते हैं हमारे अनकॉन्शियस डिजायर से, जिनसे कि हमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है और प्लेजर मिलता है, और उसी की वजह से हम डिज़ायर को सीख करते हैं, है ना। तो इनका कहना है कि हमारे अंदर ही मन में जो चल रहा होगा, जिस चीज़ की हमें तमन्ना होगी, हमारे एक्शन भी उसी चीज़ को पाने के लिए ही होगा। वो अच्छी हो बुरी हो वो अलग बात है। अब यहाँ पे दो अलग अलग और पर्सपेक्टिव आता है, एक है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और एक है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे ह्यूमन नेचर को, देखो अब तक तो बहुत कुछ बातें चल रही थी कि स्ट्रक्चर देखो, फंक्शन देखो, बिहेवियर देखो, या फिर लोगों के मन में जो छुपी हुई बातें रहती है उसके हिसाब से रहता है, उसका एक्शंस वगैरह बहुत सारी बातें थी। बट अब आया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव जो है ह्यूमन नेचर पे बहुत ही पॉजिटिव सा एक व्यू दे जाता है। इसका है मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अभी देखो इसके पहले हम देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट ने दिया कौन है। तो एक है कार्ल रॉबर्ट्स और दूसरा है अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो, तो इन्होंने एम्फसाइज करा दैट फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। तो इनका कहना है कि इंसान जो है अपनी इच्छा की, मतलब ऐसा हम अगर सीधी भाषा में कहें तो अपनी इच्छा की वजह से वो चलता है, अपनी इच्छा के गुलाम है वो। मतलब वही चीज़ है कि दे एम्फसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हमारे में जो फ्री विल होती है कि हम बहुत खुले मतलब इट्स लाइक कि कैसे मैं बताऊँ उसको, फ्री विल को कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। मतलब हमारे मन में जो इच्छा आता है हम उसके बेसिस पे हमारे जो भी एक्शंस होता है उनको बताया गया है। और हर इंसान में अपनी एक इनर पोटेंशियल की एकदम से मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक स्ट्राइविंग होती है, एक नेचुरल स्ट्राइविंग होती है हमें ग्रो करने की, और वही चीज़ हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने की। मतलब वही बात है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। वही है ना कि इंसान कैसे जिंदा रहता है, उम्मीद पे, होप पे वो जिंदा रहता है। सीधी हम ऐसे नहीं कहते कि उम्मीद पे इंसान टिका रहता है। अब वो उम्मीद किस बात की है उसको, कि आगे जाके अच्छा होगा, मेरे मन में ये इच्छा है, मैं इस चीज़ को कर लूँगा, तो ये है फ्री विल में आ जाएगा। फिर उसमें नेचुरली ग्रो करने की वो रहते हैं कि चलो आज हम ऐसे हैं, आज साइकिल चलाते हैं तो कल बाइक ले लेंगे, अभी बाइक चला रहे हैं तो कल कोई और अच्छा सा बाइक ले लेंगे, अभी बाइक चला रहे हैं तो कार ले लेंगे।
तो ये जो एक नेचुरल स्ट्राइविंग सा रहता है ग्रो करने की, अभी ये है तो इससे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ आता है। और साथ में हर एक में एक चुल रहे थे कि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचे। अभी एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, बेस्ट वर्जन तक बनना है, तो ये इनर पोटेंशियल को जब हम हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच कर जाते हैं तभी हम बेस्ट वर्जन बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये मतलब सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे देखो, कुछ गलत भी नहीं है, कुछ सही भी नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सा है। मतलब इंसान में अपनी इच्छा से वो खुद से रहता है अपना, और साथ में उसमें जो नेचुरली ग्रो करने की इच्छा रहती है और अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए इच्छा रहती है, उसी के बेसिस पे उसका एक्शन रहता है। ओके, मतलब उसी चीज़ को पॉइंट करके ये साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव फोकस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, कि हमें इस दुनिया के बारे में पता कैसे है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निशन क्या है कि हमें दुनिया के बारे में पता चलने की, नॉलेज एक्वायर करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कॉग्निशन। सो इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, क्या क्या चीज़ें इस पर रहता है, थिंकिंग रहता है, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम दुनिया को कैसे जानते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसको परसीव करते हैं, मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, और उसको यूज़ करके हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो modern cognitive psychology views human being as actively constructing their minds through their exploration into the physical and social world। तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन बींग को इस तरीके से देख रहा है कि हम अपने माइंड को, या फिर इंसान ह्यूमन बींग अपने माइंड को मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दिन ब दिन कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कैसे? दुनिया को एक्सप्लोर करके, अपनी जो फिजिकल और जो सोशल वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर कर करके वो अपने आप को और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और दिस व्यू इज समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कंस्ट्रक्ट करना चीज़ों को, कैसे? मतलब अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करना बाय परसीविंग और बाय एक्सप्लोरिंग द फिजिकल एंड द सोशल वर्ल्ड अराउंड अस, और इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, अब यहाँ पे एक और रशियन साइकोलॉजिस्ट आ जाता है जिनका नाम है वाइगोट्स्की। फर्दर सजेस्टेड दैट द ह्यूमन माइंड डेवलप्स थ्रू सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, कि ह्यूमन माइंड डेवलप कैसा होता है जब भी उसमें सोशल और कल्चरल प्रोसेस के थ्रू, इन विच द माइंड इज viewed as culturally constructed through joint interaction between adults and children। तो अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप्ड होता है, बच्चे में और एडल्ट में जो कन्वर्सेशंस होती है, जो एक एडल्ट में और साथ में जो एक चाइल्ड का जब इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से उस बच्चे का जो दिमाग है वो कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब उस बच्चे में व्यूज़ और ओपिनियंस इस एडल्ट से आते हैं और वहाँ से इसका दिमाग जो है कंस्ट्रक्ट होता है। अब ये तो देखो कल्चर में है, मतलब सोसाइटी में, सोशल है, सोशल बीइंग में मतलब सोसाइटी में मिलेगा, कल्चर में मिलेगा अपने, तो यहीं से इसका दिमाग जो है कंस्ट्रक्ट होता है। सो दैट इज़ इट। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको मैंने बोला हुआ है कि अगर आपको इसका PDF नोट डाउनलोड करना है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरी ये रही मेरी इंस्टा ID प्रियशी सूत्रधर, और साथ में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा रहेगा, तो आप मुझे आराम से ढूंढ सकते हो। सो दैट इज़ इट। मैं बहुत ही स्क्रैच से कम थोड़ा थोड़ा टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं ये से चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे वन शॉट भी तब हम करेंगे, तब हम शॉर्ट वीडियो रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी करेंगे। सो दैट इज़ इट। अब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ और फीडबैक मुझे देना है कि मैम ये सही नहीं लग रहा है, आप ऐसे करो, या फिर आप कुछ इश्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करने का, ऑल्दो मैं करती हूँ हर कमेंट का रिप्लाई, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।